हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 और ये है सीए फाइनल केस स्टडी डाइजेस्ट यूट्यूब सीरीज। लेक्चर नंबर 3 है आज। लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 तक हम केस स्टडी नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम करते हैं केस स्टडी नंबर 5। तो केस स्टडी डाइजेस्ट का केस स्टडी डाइजेस्ट जो आईसीआई ने फरवरी में इशू किया है उसकी केस स्टडी नंबर 5 निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर आपको पता पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है और किस टॉपिक पर है। इससे आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलेगा। अगर वो चैप्टर और वो टॉपिक आपने किया हुआ है तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और बाई चांस अगर आपने उस टॉपिक को या उस चैप्टर को छोड़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को अभी नहीं करना, इस क्वेश्चन को सबसे आखिरी में करना है, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो मेरे को आते हैं। तो ये बेनिफिट है रिक्वायरमेंट को पढ़ने का। इसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक। तो पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। पोस्ट कंक्लूजन ऑफ मीटिंग सीईओ रिक्वेस्टेड यू टू, और हम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कंपनी के सीईओ ने हमसे रिक्वेस्ट की कुछ बातें जानने की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर। डिस्क्राइब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर। अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर्स, इन 3 शब्दों से आपको समझ में पड़ गया होगा कि चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। वहां पर हमने अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर पढ़े हैं। इंडिकेटर्स को वो 2 कैटेगरी में तोड़ता है, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और अगर नॉन फाइनेंशियल बोले तो परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल, बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो इन पैरामीटर्स, इन इंडिकेटर्स, इन मेजरमेंट स्किल्स, मेजरमेंट टूल्स के बारे में यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये आपकी प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, बात को समझना। हमसे बस बोला गया है डिस्क्राइब करने के लिए, किसको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर्स को। तो हमने करना क्या है इसके आंसर में, इसके आंसर के अंदर हमें बता देना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर क्या होते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने में। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, फाइनेंशियल इंडिकेटर, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर। फाइनेंशियल मतलब भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नॉन फाइनेंशियल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस पिरामिड, ट्रिपल बॉटम लाइन। और तो ये सारे के सारे मेथड आपके रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर आपको लिखने हैं। तो ये जो आंसर है ना इसका, ये जो आंसर आपको यहाँ पे लिख के मिला है, ये आंसर प्योर थ्योरी का आंसर है। आपको बस यहाँ पर वही बातें लिख देनी है जो आपने थ्योरी के रूप में इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ी है। अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल इंडिकेटर और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर जो भी आपके मेथड्स हैं, इनके बारे में 1-2 लाइन भी लिख सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट प्योर थ्योरी वाला पार्ट था। और YouTube पर मॉडल से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जो लगभग 25 घंटे की है, आपने देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2 है आपकी डिस्कस नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट MNFL। ये शायद कंपनी का नाम है, MNFL। तो यहाँ पे करना क्या है, अपने को डिस्कस करनी है क्या, अपने को डिस्कस करनी है क्या, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की नीड। देखो इसके ऊपर भी ये, इसको भी आप प्योर थ्योरी क्वेश्चन ही कह सकते हो। कैसे, यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें नीड, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपनी का रेफरेंस दिया गया है तो क्वेश्चन में दी गई कोई इंफॉर्मेशन को रेफर करते हुए आपको इसकी नीड के ऊपर डिस्कशन करनी है। आपको बताना है कि किस लिए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की आवश्यकता कंपनी के अंदर होती है। देखो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, अच्छी बात है, ये दोनों क्या है, फाइनेंशियल इंडिकेटर। लेकिन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कस्टमर की बढ़ रही है, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इससे पता पड़ता है कि कस्टमर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो रहा है कंपनी की सर्विसेज से। तो कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पर ही फोकस करती रहेगी तो ये गलत हो जाएगा। उसको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ रही है बट कंपनी के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत गंदा है। गंदा बोले तो आपस में कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल की पॉलिटिक्स है। और ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि इंप्लॉय आराम से 8 से 9 घंटे बैठकर काम कर सके। वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एसी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखती हैं, उनको भी समझना और सॉल्व करना,
ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसी के बारे में क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर डिस्कशन करना है अपने को। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की अलग रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 3, tabulate role of non-financial performance indicator considering the indicator or measures suggested by VP HR and Chief Information Officer। इस कंपनी के अंदर 2 लोगों के बारे में बात की गई होगी, एक तो VP HR, VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट HR का, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इन 2 लोगों ने कुछ मेजरमेंट या कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमें टेबल की फॉर्म में, क्वेश्चन ने क्या बोला, टेबुलेट, टेबल की फॉर्म में रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बताना है। बेसिकली देखो, इंडिकेटर और मेजर दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हालांकि कई बार इनको सिनोनिम्स के रूप में भी यूज किया जाता है। इंडिकेटर मतलब होता है कि वो एक सिग्नल देना, वो इंडिकेट करेगा। जैसे कोई इंप्लॉई आज अपने बॉस पर चिल्ला उठा, कंपनी के अंदर झगड़ा हो गया, ये क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के अंदर का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कितना अच्छा है कितना बेकार है, इसको मेजर करना एक अलग बात है। एग्जांपल के लिए, अगर आपको आज थका थका फील हो रहा है, आपको लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शायद हेल्थ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ वाइज, लेकिन आपको फीवर कितना है, हाँ, आपको हेडेक कितना है कि नहीं है, या कौन से वाला हेडेक है, ये एक अलग मेजरमेंट है। समझ गए बात को? तो इंडिकेशन एक डिफरेंट चीज है और मेजरमेंट एक डिफरेंट चीज है। तो अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को पढ़ना पड़ेगा कि यार इन दोनों में कौन सी बात कह दी ऐसी जिसकी बात के बेस पर हमें टेबल की फॉर्म में बताना है रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। चौथी रिक्वायरमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट MNFL कैन अप्लाई। कुल मिलाकर ये क्या बोलता है कि जो भी आपके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, परफॉर्मेंस पैरामिड, ट्रिपल बॉटम लाइन, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, तो इन पांचों मॉडल्स के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन। बट एक्सप्लेन से पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो ध्यान देना जरा, आपकी जो रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, आपकी जो रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, ये भी क्या है आपकी प्योर थ्योरी, यानी इसको लिखने के लिए भी आपको क्वेश्चन की किसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर जब केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले पढ़ोगे आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के अनुमान लगाओगे कि किस चैप्टर से है, किस टॉपिक पर है, फिर वो टॉपिक अगर आपने किया होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और फिर आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन प्योर थ्योरी वाला है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जहां पर मुझे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने जवाब को लिखना है। तो यहां पर जो मैंने आपको 4 बताए पार्ट, 4 में पहला पार्ट और चौथा पार्ट, ये क्या है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का कंपनी का नाम इनके आंसर को लिखते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पेपर चेक करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हालांकि रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट तब भी आप कर दीजिए, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एड ऑन, एक प्लस पॉइंट हो गया आपके पास। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ समझ के पढ़ेंगे हर चीज को। चलिए, मार्सस नियो फैशन लिमिटेड, कंपनी का नाम है MNFL, इज ए लीडिंग ब्रांड इन फैशन वर्ल्ड, यानी फैशन वर्ल्ड के अंदर ये क्या है, एक लीडिंग ब्रांड है, अच्छी कंपनी है। यानी कि कंपनी इज डीलिंग इन बोथ फैब्रिक एंड रेडीमेड गारमेंट्स, 2 प्रोडक्ट है, फैब्रिक और दूसरा रेडीमेड गारमेंट। सिंस द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग अगो, हेंस हैज वेल एस्टैब्लिश्ड शॉप्स, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स। मैनेजमेंट एट MNFL इज हाईली कंसर्न विद परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ध्यान देना जरा, यहां से मुझे क्या पता पड़ गया, कंपनी का फोकस, यानी मैनेजमेंट किन बातों पे करता है फोकस, 2 बातों पर। पहला, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, दोनों को क्या करना चाहता है, इवेल्युएट और इंप्रूव। दूसरा, प्रोडक्टिविटी, यानी कि वर्कर्स ने कितना प्रोडक्शन किया, मशीन से कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको ये इंप्रूव करना चाहता है। अगर एक लेबर पहले 1 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस करता था और कंपनी ने उसको मोटिवेट कर दिया, अब 1 घंटे में वो 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो मैनेजमेंट का फोकस अपने को यहां से पता पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एंड अप्रेज द परफॉर्मेंस, MNFL कंडक्ट fortnightly मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ डिफरेंट responsibility centers apart from
क्वार्टरली मास्टर मीटिंग। कुल मिलाकर बात क्या है, बड़े बड़े लोगों को एक मीटिंग के अंदर बुलाया है। इन मास्टर मीटिंग ईच ऑफ सच डिपार्टमेंटल हेड नीड टू प्रेजेंट रिपोर्ट फॉर हिज डिपार्टमेंट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हर किसी को क्या बोला कि अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कार्ड लेके मीटिंग में आना। रिपोर्ट कार्ड के अंदर 4 बातों पर बात करेंगे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डैशबोर्ड एट MNFL, 4 बातों पर बात करनी है। सबसे पहली बात है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिपार्टमेंट विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स एंड नेचर, वर्किंग और परमानेंट कैपिटल। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और दूसरी बात ये कैपिटल फिक्स कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है। रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया नंबर 2 रेवेन्यू एंड अर्निंग, आपके डिपार्टमेंट की कितनी सेल्स है और कितना कमाता है आपका डिपार्टमेंट। पैरामीटर नंबर 3 आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कितनी यूनिट्स आपका डिपार्टमेंट बनाता है टोटलिटी के अंदर, प्लस पर एम्प्लॉय कितनी यूनिट्स बनाता है, ताकि क्या पता पड़ेगा प्रोडक्टिविटी। अगला पॉइंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड न्यू कस्टमर एडेड विद डेटा ऑन मार्केट शेयर, पहले कौन कौन से कस्टमर्स आप हैंडल करते थे और कौन से कस्टमर्स आपके थे और कौन से नए कस्टमर आपने अब ऐड ऑन किए। तो ये 4 पैरामीटर के ऊपर हर डिपार्टमेंट के हर हेड को मीटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करनी है। In one of the recent such master meeting which was chaired by CEO newly appointed VP HR, ध्यान देना इनके बारे में रिक्वायरमेंट नंबर 3 में बात हुई थी। VP HR बोले तो वाइस प्रेसिडेंट HR का, तो न्यूली अपॉइंटेड HR VP HR कोटेड, इन्होंने कुछ बात बोली है मीटिंग के अंदर। क्या बोली देखते जरा। इन्होंने बोला है जो कॉमा के अंदर है बातचीत, जब भी कोई लाइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो या कॉमा के अंदर हो, समझ जाना ये बात किसी ना किसी व्यक्ति ने बोली है। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई बात कोई ना कोई व्यक्ति बोलता है तो अपने को उस बात के बेस पर उस व्यक्ति के दिमाग को समझना होगा। कैसे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज एज क्रिटिकल एज फाइनेंशियल कैपिटल इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथनिंग सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस। इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप आ गया कॉमा के बाद। तो बेसिकली क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जो पैसा हम डिपार्टमेंट में लगाते हैं वो तो ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन इंटेलेक्चुअल कैपिटल कितनी इंप्लॉयड है उसके अंदर। इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोले तो कंपनी ने क्या कोई ऐसा प्रोसेस डेवलप किया है जिसके बेस पर हम कॉपीराइट या पेटेंट ले सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं बड़े से बड़ा धंधा पैसे से नहीं, एक छोटे से आइडिया से बड़ा होता है। तो ये आइडिया ही क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हेंस एम्प्लॉय wheresoever lag in technical skill, it is essential and important to work on his skills in order to enhance the productivity। अब ध्यान देना जरा, यहां से क्या पता पड़ गया कि ये जो VPHR है किस पे फोकस करते हैं, एम्प्लॉय पर और इंटेलेक्चुअल, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटेलेक्चुअल कैपिटल पर, INTE करता हूं उसको, INTE इंटेलेक्चुअल कैपिटल। VPHR said at MNFL ratio of skilled, semi-skilled and unskilled worker are, देखो अभी रेशो क्या है, कंपनी के अंदर अगर टोटल 9 एम्प्लॉय है तो एक तो क्या है स्किल्ड, पूरी नॉलेज है उसको, 2 क्या है सेमी स्किल्ड, थोड़ी कम नॉलेज है, और 6 क्या है अनस्किल्ड, विच नीड्स टू बी वर्कड एट, यानी इसमें इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं ये एम्प्लॉय पर फोकस करो। ही ऑल्सो इंसिस्ट टू रोल आउट न्यू वेज पॉलिसी विच शुड सपोर्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ध्यान देना जरा, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर ये बात कर रहे हैं PRP की। PRP क्या होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। पेमेंट 2 तरीके से होती है, एक टाइम के अकॉर्डिंग और एक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, आज की डेट में अगर इंप्लॉइज को मोटिवेट करना हो तो उनकी पेमेंट किस पर बेस्ड होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पर। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतनी ज्यादा पे मिलेगी, जो जितना ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ही सेड आई डोंट नो much about enterprise performance, but I strongly believe that performance indicator must include performance of employees in terms of their skill and knowledge। देख लो अभी भी क्या बोल रहे हैं ये एम्प्लॉय। तो कुल मिलाकर जो VPHR है वो क्या है, एम्प्लॉय फोकस्ड, वो क्या है स्किल फोकस्ड। वो किसकी बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। वो किसकी बात करते हैं, इंप्रूवमेंट, न्यू बेस सिस्टम, PRP। कुल मिलाकर वो हर एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करते हुए
उसको मोटिवेट करने के लिए पीआरपी इंप्लीमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तो वीपीएचआर की बात हमें समझ में आती है। Immediately, VP Finance said existing performance metrics is essentially focused EV divided by EBIT and return on capital, hence sufficient from perspective of performance appraisal। जैसे ही VPHR ने ऊपर वाली बातें बोली, तुरंत VP फाइनेंस ने क्या बोला, रिटर्न ऑन कैपिटल से और EV इकोनॉमिक वैल्यू डिवाइड बाय EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का रेशियो निकालने से अपने को पता पड़ जाएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सफिशिएंट है कि नहीं है। हेंस देयर इज नो मेजर नीड टू कंसीडर इंपैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या लगता है आपको, वीपी फाइनेंस की सोच में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं? सोच कर बताओ। हाँ जी, कमियां हैं। ये किस पे कर रहे हैं फोकस? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर। जबकि वीपीएचआर किस पे कर रहे थे फोकस? नॉन फाइनेंशियल पर भी, और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर। He also added that entities revenue is growing at the rate of 14%, earning is growing at the rate 12%, which 4% on higher side than industry. He said present rate of ROI is 11.5%, which is better than industry average of 9%, and market capital is also doing well. कुल मिलाकर ये जो भाई साहब हैं ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर फोकस करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में किसकी बात की थी? एक तो बात की गई थी वीपीएचआर की, और दूसरा कंपनी का सीआईओ, उसके बारे में बात अभी तक हुई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी दो के बारे में हुई है, एक तो वीपी फाइनेंस और एक वीपीएचआर। वीपी फाइनेंस काउंटेड बाय वीपी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस, ये तीसरे डिपार्टमेंट का हेड आ गया। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने भी उसकी बात को क्या कर दिया, काट दिया। क्या बोले? स्किल्ड लेबर विल बी एडेड एडवांटेज इन ऑर्डर टू डेवलप जेड कल्चर। जेड कल्चर बोले तो जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, जीरो डिले, जीरो इन्वेंट्री, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो चेंज ओवर, जीरो वेस्ट। He also said skilled labor can also add value by incorporating innovations. He quoted presently average defect rate is 1.5% of total production. तो कुल मिलाकर जो वीपी प्लानिंग है ये भी वीपी फाइनेंस की बात से सेटिस्फाइड नहीं है। इन्होंने भी किस पे किया फोकस? एम्प्लॉय पर। ये क्या बोलते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय को हमें, स्किल्ड एम्प्लॉय हमें क्या देंगे? एक एडेड एडवांटेज। सब कुछ क्या होगा? जेड कल्चर, सब कुछ जीरो। जो गंदी वाली बातें होती है ना कंपनी के अंदर, वेस्टेज जीरो, एक्सीडेंट जीरो, डिफेक्ट जीरो, ब्रेकडाउन जीरो, इन्वेंट्री जीरो। ही कोटेड प्रेजेंटली एवरेज डिफेक्ट कितना है? 1.5%। वो चाहते हैं कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन को भी कम किया जाए, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो रहा है वो किस काम का? वो तो बेकार है। तो अब पढ़ते हैं जी आगे। ऑन दिस वीपी मार्केटिंग एडेड, अब कौन आ गया? वीपी मार्केटिंग, एक नया हेड। इन्होंने क्या बोला? स्किल्ड एम्प्लॉय मींस बेटर प्रोसेस, better processes leads to competent value chain which can serve highly customized product, hence preconceived quality यानी confirmation to customers need leads to strong brand equity। कुल मिलाकर ये भी किस पे कर रहे हैं बात? एम्प्लॉय पे। इन्होंने भी कहा कि एम्प्लॉय अगर बेहतर होगा तो प्रोसेस बेहतर होगा, प्रोसेस बेहतर होगा तो वैल्यू चेन एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को रिमूव कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? कभी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मिला, कोई कस्टमाइज्ड ऑर्डर मिला, उसे हम पूरा कर पाएंगे, कस्टमर के नीड को पूरा कर देंगे और मार्केट में हमारी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाएगी। अब आगे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनके बारे में रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर पूछा गया था। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सपोर्ट वीपी मार्केटिंग एंड वीपी एचआर। अरे सपोर्ट से क्या पता पड़ गया? इससे पता पड़ गया कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी उन दोनों की बात पे एग्री करते हैं, मतलब दोनों के दोनों एम्प्लॉय पर फोकस करना चाहते हैं। बाय कोटिंग द पोजीशन ऑफ ब्रांड कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू डेवलप्ड प्रोडक्ट विल मीट एंड सेट लेटेस्ट स्टाइल स्टेटमेंट इन द मार्केट, इवेंचुअली हेल्प MNFL टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स विद इन एग्जिस्टिंग मार्केटिंग without incurring much on advertisement, sales and promotion. Skilled labor can easily bring innovation to the product. तो कुल मिलाकर अपन पूरे का पूरा क्वेश्चन यहां तक पढ़ चुके हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें बात समझ में आती है कि इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, इन दो बातों पर फोकस किया जाता है। एक मीटिंग रखी, वहां पर अलग अलग लोग आए, मैक्सिमम लोगों ने एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात की, इनोवेशन पे बात की,
ब्रांड इमेज पे बात की, और इसी बात को कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने भी सपोर्ट किया। एक था बस फाइनेंस वाला बंदा जिसने क्या बोला कि भैया परफॉर्मेंस मतलब फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस मतलब फाइनेंशियल, तो उनको लोगों ने एनकाउंटर किया। अब बात करते हैं आंसर की। देखो, रिक्वायरमेंट नंबर 1 और रिक्वायरमेंट नंबर 4, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दोनों के दोनों क्या है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है आपको जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में लिखना है, परफॉर्मेंस प्रिज्म के बारे में लिखना है, परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में लिखना है, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में लिखना है। तो जितने भी आपके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनके बारे में लिख देना है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2, डिस्कस नीड ऑफ। अब मुझे बताओ नीड क्या है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर की नीड है क्या कंपनी के अंदर? हाँ जी, नीड तो है। क्यों नीड है? क्योंकि कंपनी के सभी बड़े अधिकारी इंप्लॉय पे करते हैं फोकस, और इंप्लॉय बोले तो स्किल्स डेवलपमेंट, इनोवेशन, गुड ब्रांड इमेज, कस्टमाइज्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट, तो सारी काम कर सकता है। इसी वजह से नॉन परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंप्लीमेंट करने की जरूरत इस कंपनी के अंदर है। आइए स्टडी मैट में दिए गए, मतलब इसके अंदर दिए गए आंसर को एक बार देख लेते हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर। सीन्स financial performance indicator are profit oriented only, but strategy needs to be sustainable apart from profitable. Hence, in order to overcome the inadequacy and unjustified nature of financial performance indicator, non-financial performance indicators need also to be used. Hence, opinion framed by VP Finance is not tenable. कहने का मतलब वही है, VP Finance के बारे में सभी लोग खिलाफ थे, हम भी खिलाफ हो गए। हमने क्या बोल दिया, वो क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, आरओई बेटर है, तो क्या करें भैया, हमें इंप्लॉय पर फोकस करना है। इंप्लॉय हमारा आता है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में। अगर इंप्लॉय हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा, इंप्लॉय हमारा सेटिस्फाइड होगा, तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता ही जाएगा। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर सस्टेनेबल एक्शन बेस्ड इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी कंपनी के अंदर कंपनी इंप्लॉय की हेल्थ पे ध्यान रखे, इंप्लॉय को ट्रेनिंग दे प्रॉपर, यानी उनका भी तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इंप्लॉय की सेफ्टी पर भी ध्यान दे, इससे क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा, दे विल फील हैप्पी एंड एम्पावर्ड। अगर आपने अपनी कंपनी के इंप्लॉइज को अच्छा फील करवा दिया, तो आपने वो काम कर दिया है जो काम करने पर अब वो इंप्लॉय भी मालिक की तरह बिहेव करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर लेकर जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखनी थी बस। इन्होंने क्या बोला, R&D पे खर्च करो, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट में ब्रांड इमेज अच्छी होगी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लो उसके ऊपर। जैसे मैगी की बात कर लेते हैं, मैगी कंपनी, मैगी का मसाला, इन सब पे क्या है कंपनी का, कॉपीराइट है, पेटेंट है। तो बेसिकली क्या है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ मैगी कंपनी उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये क्या हो गई, एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसलिए बोला गया है कि कोई भी बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 के। यहाँ पे क्या बताना हमारे को, रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब देखो, जिन दो लोगों की बात रिक्वायरमेंट में थी वो कौन कौन थे, एक तो थे आपके VP HR और एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो कुल मिला के इसकी बातें कर रहे थे, ये ब्रांड की बातें कर रहे थे कि ब्रांड को बढ़ाओ, ये बातें कर रहे थे कस्टमाइज ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने की, ये बातें कर रहे थे लेबर के लिए, स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो इन्होंने आंसर के अंदर इन 3 हेड को बना दिया टेबल की फॉर्म में और लिख दिया कि कंपनी को इन सब पर फोकस करना चाहिए। रीजन बीइंग, ब्रांड इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रांड इमेज अच्छी होगी, क्या फायदे होंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, मार्केट में कस्टमर की लॉयल्टी अच्छी होगी, कस्टमर लौट के आएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तब कंपटीशन मार्केट से गायब, कस्टमर के नीड फुलफिलमेंट कर दिया आपने। अगर HR को आपको अच्छे से रखना, क्या करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट होंगे, स्टाफ टर्नओवर कम हो जाएगा, कोई भी इंप्लॉय कंपनी को ज्वाइन करेगा और छोड़कर नहीं जाएगा, अब्सेंट नहीं रहेगा, रिजल्ट ऑफ जॉब अच्छे से काम करेगा, एंड कभी आप सर्वे करोगे ना और उससे पूछोगे कंपनी में कैसा लग रहा है, तो वो गुड पॉइंट्स बोलेगा, सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। तो यही सारी बातें आपको रिक्वायरमेंट नंबर 3 में लिखनी थी। रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहिए था, बट ICAI ने इसके आंसर के अंदर थोड़ा सा कम डिस्कशन किया है। आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहिए। रोल के बारे में बोल रहा है, रोल ऑफ, तो रोल मतलब बेनिफिट, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी बातें। और VP HR और क्या था, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन दोनों जिस बात पे फोकस करते हैं उन बात को लिखकर आपको बताना था कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इंप्लीमेंट करने से उनको ये फायदा होगा, ये बेनिफिट्स आएंगे। हालांकि टेबल की फॉर्म में दिखाना क्वेश्चन ने खुद ही बोला है, इसीलिए आपको इसको टेबल की फॉर्म में दिखाना होगा। रिक्वायरमेंट नंबर 4 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके आंसर को क्यों, यहाँ पर आपको वही सारे जो पढ़े थ्योरी के अंदर उसको लिख देना है बस। आपका मन करे कहीं कहीं पर तो किसी भी कोटेशन को डाल दो, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड में डाल दिया आपने, VP HR ने ये बोला, VP ऑपरेशन ने ये बोला, VP मार्केटिंग ने ये बोला, VP फाइनेंस ने ये बोला, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ये बोला। कुल मिलाकर बात किया कि 95% या 96% आपका वही थ्योरी रहेगा।
क्वेश्चन में पड़ी इन्फॉर्मेशन का अगर आपने एक दो लाइन लिख दी तो पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को लगेगा कि भाई इस बंदे को बड़ी नॉलेज है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए थ्योरी को लिख रखा है सिर्फ यहाँ पर, ये रहा जी केस स्टडी नंबर 6। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ताकि अपने को मालूम पड़े कि क्वेश्चन किस टॉपिक पर हो सकता है। रिक्वायर्ड, गिवन द फैक्ट्स ऑफ ड्रीम होम्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस सुटेबिलिटी ऑफ टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट टू ड्रीम होम्स। तो ये कहां पर, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। अगला, critically assess its current inventory management system and recommend suitable changes in the light of its business strategy। तो यहाँ पे करना क्या होगा, अपने को क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अंदर जो करंट सिस्टम है इनका इन्वेंट्री मैनेज करने का उसको एसेस करेंगे। एसेस मतलब इसमें कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसको रिकमेंड कर देंगे एक अच्छा कौन सा है भाई, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये कौन चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। अगला, एडवाइज द SCM, यह है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एडवाइज द SCM लुक फॉर ड्रीम होम्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये चैप्टर से आ गया आपको चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है। पहले वाले में करना है डिस्कस सुटेबिलिटी, दूसरे वाले में करंट सिस्टम को करना है एसेस क्रिटिकली यानी उसकी कमी निकालनी है और फिर रिकमेंड करना है, और तीसरे वाले में एडवाइस करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन को देखकर ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंदी है, ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही लेंदी है, इतना लेंदी क्वेश्चन है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले क्या पढ़नी है, रिक्वायरमेंट। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसी लाइन्स या पैराग्राफ होते हैं जिनका इस्तेमाल आंसर को लिखने में होता ही नहीं, बट तब भी क्वेश्चन के अंदर दी होती है ताकि आपको एक मेंटल स्ट्रेस मिले, आपकी एबिलिटीज को वो चेक करते हैं बेसिकली। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। ड्रीम होम्स, a US based MNC started its Indian operations with opening of few stores in its nascent phase। यानी कुछ स्टोर्स इन्होंने इंडिया में खोले हैं, और ये कंपनी कौन सी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इन रिसेंट टाइम्स इट स्टार्टेड रनिंग नेशन वाइड स्टोर्स इन इंडिया सेलिंग रेंज ऑफ होम बेस्ड प्रोडक्ट। ये कंपनी क्या बेचती है भाई, ये कंपनी बेचती है होम बेस्ड प्रोडक्ट, कुल मिलाकर वो चीजें जो आप और हम घर में इस्तेमाल करते हैं। राइट फ्रॉम होम इंप्रूवमेंट टूल्स, डेकोर्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टू स्मॉल किचन यूटिलिटीज जैसे स्टील पैन्स, नॉन स्टिक डिशेज, किचन ऑर्गेनाइजर्स, नाइफ्स, कार्डबोर्ड्स, काउंटर टॉप स्टिकर्स, आइसक्रीम मोल्ड्स, चॉकलेट मोल्ड्स एंड अलाइक। कुल मिला के वो सारे आइटम जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। इट हैज गेन्ड वाइड पॉपुलरिटी पर्टिकुलरली अमंग लेडीज ग्रुप ऑफ इंडिया since its expansion of product line। अब तुम बताओ दोस्तों कि जब ऐसे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे तो कौन खुश होगा, महिलाएं। क्यों, इंडिया के अंदर 70 to 80% महिलाएं घर संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं, तो उनको एक हेल्प मिलती है कि यार सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा। तो क्या बन गया इनके लिए ये फेवरेट कंपनी। प्रीवियसली इट वाज सेलिंग जस्ट intermittently purchased home based product like furniture and appliances। It was extended accessibility to daily utilities that elated the ladies group about visiting the stores। Some women referred dream homes as one stop search for all their necessity। कितनी बड़ी बात, यानी एक जगह चले जाओ सारे के सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। ड्रीम होम्स manufactured some of the product rather than making an outright purchase and sales thereof of all its product। यानी कुछ तो बनाते भी हैं ये। To make various kinds of furniture, kitchen-based small utilities, it derived its raw material directly from local market, which were mostly the recycled material जैसे plastic, scrapped item, used furniture, and alike rather than the raw material, raw wood, forest product, first-hand product। Its raw materials were therefore capable of generating various forms of WIP। The WIP and finished product relation worked in similar fashion। From a particular WIP, it was capable of generating multiple outputs। Therefore,
firm kept its material cost low and primarily relied on recycling process, thereby keeping up its pledge to save the environment. बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, कुछ आइटम जो बनाती है उनको बनाने के लिए मार्केट से खरीदती है रॉ मटेरियल, और ये ध्यान रखती है कि रिसाइकल्ड मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके। बेसिकली ये कंपनी शायद ट्रिपल बॉटम लाइन वाले कॉन्सेप्ट का पूरा इस्तेमाल करती है। For the in-house manufactured product, the materials department of the firm functioned in below manner. किसकी बात करी यहाँ पे उन्होंने, इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके रिगार्डिंग। The management of the department kept a watch on each type of inventory level in the warehouse. जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब, मैनेजर की, कौन सा आइटम कितनी यूनिट्स बचा है इस बात पर ध्यान रखने की। Then he estimated required production based on historical demand and long term forecasting policies of firm. ध्यान देना, इन्वेंट्री को होल्ड करने का तरीका मैनुअल है, लाइन नंबर 1 से पता पड़ गया। लाइन नंबर 2 से क्या पता पड़ गया कि जब ये डिमांड का एस्टिमेट करते हैं ना, जब ये सोचते हैं कितना प्रोडक्शन करना है, तो जब ये डिमांड का एस्टिमेट करते हैं कितना बिकेगा, तो ये क्या देखते हैं, पास्ट ट्रेंड प्लस जो कंपनी की पॉलिसीज है। हालांकि आज के इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या देखना चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे अगर बात करें कोविड की, तो कोविड में क्या हुआ बहुत सारे आइटम जो पहले बिकते नहीं थे अचानक से क्या लग गए, बिकने लग गए। जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, है ना, और फीवर चेक करने की जो मशीन है, तो ये आइटम अचानक से क्या हो गए, बिकने लग गए। ऐसे में कंपनी अगर हिस्टोरिकल डिमांड देखेगी तो प्रोडक्शन का आइडिया नहीं लगा पाएगी। तो इनको किस पे करना चाहिए फोकस, प्रेजेंट ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड, करंट रिक्वायरमेंट। तो ये कमी मिल गई अपने को इनके करंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये वाली कमी आंसर में लिखनी है, आंसर नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में लिखनी है ये कमी। ए रूम वाज आल्सो लेफ्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक सो दैट एनी अनफोर्सीन डिले इन डिलीवरी ऑफ द गुड्स कुड बी कवर्ड। लो भैया, दूसरी कमी मिल गई, तीसरी कमी मिल गई। वो पहले वाले में क्या थी, मैनुअली मेंटेन करते हैं स्टॉक, दूसरे वाले में प्रोडक्शन का एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास करते हैं, गलत है। तीसरा, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने से क्या दिक्कत है, आपको कुछ यूनिट्स हमेशा बनाकर रखनी पड़ेगी एज ए सेफ्टी स्टॉक। इससे होगा क्या, कैरिंग कॉस्ट, कमी नंबर 3। ये कहां पे लिखनी है आपको, रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर। बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन प्लान एंड सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट लेवल्स वर कैलकुलेटेड। लो, ये सारा काम कैसे हो रहा है, मैनुअली। वंस द स्टॉक रीच्ड इट्स रीऑर्डरिंग लेवल एन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द स्टॉक वाज बीइंग सेंट टू वेंडर, यानी कि वेंडर को बताना पड़ता है कि भैया ये आइटम इतनी यूनिट्स का भेज दीजिए, ऑटोमेटिक वेंडर के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स वेंडर डिलीवर द मटेरियल। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर मिल जाना चाहिए, जहां पे पूछा गया था क्रिटिकली एसेस इट्स करंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्रिटिकली एसेस मतलब नेगेटिव पॉइंट बताओ, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैनुअली मेंटेन होता है, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है, कैरिंग कॉस्ट, डिमांड प्रोडक्शन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डिमांड गलत है। चौथा, सारे का सारा सिस्टम मैनुअल है, ऑर्डर मैनुअली बताया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहां पर वेंडर को ऑटोमेटिक पता पड़ जाए कि कितनी स्टॉक के अंदर बुक्स पड़ी है, स्टॉक के अंदर कितनी आइटम्स पड़े हैं। To manufacture the finished product, that is to convert raw material to finished goods, the inventory time was intervening time was 3 weeks. It will take approximately 4 weeks to deliver the in-house manufactured product from the time order is received. यानी 4 हफ्ते के बाद डिलीवरी कर पाएंगे। आज ऑर्डर मिला 4 हफ्ते के बाद, तो ये क्या है, खतरनाक वाला लीड टाइम। जबकि मार्केट के अंदर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसी काम को 2.5 हफ्ते के अंदर कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कमी मिल गई अपने को। तो इस कमी को भी आप आंसर नंबर 2 में लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में लिख सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट परचेज आउटराइटली, आउटराइटली मतलब बाहर से खरीदा और बेचा। ए परचेज ऑर्डर वाज प्रिपेयर्ड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन इन्वेंटरी इन हैंड एंड एक्सपेक्टेड डिमांड। सम ऑफ दोस प्रोडक्ट डिड शो ए स्केची डिमांड पैटर्न with surge in demand for lame reasons. However, department did not take into account safety stock for any of these purchased products since cost to maintain such inventory were high and cost of these products itself were high enough. The problem, however, was failure to meet surprise order and sudden increase in demand.
तो यहाँ पर इन्वेंट्री को मैनेज करने का तरीका अलग है, यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं, क्यों? कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, कभी कभी कोई अचानक से ऑर्डर आ गया ना, सरप्राइज ऑर्डर, सडन ऑर्डर, तो वो पूरा नहीं हो सकता। पीपल वर गेटिंग बिजियर and there was hardly any time to procrastinate buying things they need until they could visit the stores based on their availability. Moreover, it was just metro cities that had overwhelming number of stores, but states like Gujarat, Odisha remained an untapped target with a few stores only in the developed part of the cities. कुल मिलाकर बात क्या है, हर जगह स्टोर खोल पाना संभव नहीं है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको? आज का जमाना क्या है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन। तो कंपनी को स्टोर्स खोलने की बजाय किस पे करना चाहिए फोकस? ऑनलाइन सेलिंग पर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 जहां पर पूछा गया था रेकमेंड सुटेबल चेंजेस, तो वहां पर क्या क्या रिप्लाई कर सकते हैं हम? एक तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, ये दो मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 का, तो वहां पर इनके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। और एक और रिकमेंडेशन क्या दे सकते हैं कि भाई ऑनलाइन सेलिंग पे जाओ, ई कॉमर्स पे जाओ, तो वहां पर क्या फायदा होगा? स्टोर्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी बेच सकते हो। ड्रीम होम्स एजेंडा वाज नॉट जस्ट टू ऐड मोर वैरायटी टू एक्जिस्टिंग ऑफरिंग बट टू रीच पीपल ऑल अराउंड द कंट्री सिंस इट परसीव्ड मैनीफोल्ड नीड्स वर येट अनमेट। कंपनी वही चाहती है कि ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ जाए, मार्केट शेयर बढ़ जाए। Going digital was a challenge since its popularity was limited to its store locations and therefore it was dubious of its acceptability among the nationwide customers. It was prepared for an extensive marketing of digital channels through the funds, though the funds were not a problem. यानी पैसों की कमी तो कोई नहीं इसके पास। Having heard about the peaking demand of its business for e-customers, it was supportive of idea and considered to follow the suit. तो कुल मिलाकर बात क्या है, ये कंपनी डिजिटल होना चाहती है, पैसे की कमी कोई नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकती है। फॉर इट्स यूएस ऑपरेशंस it was very well aware about expectations of its e-customers and quality of service they desire from e-sellers. They tend to be progressively demanding and expect their orders to be processed in a couple of hours after being placed. यानी कि मैंने अभी ऑर्डर दिया और 2 घंटे बाद मेरा ऑर्डर निकल जाए मेरे तक आने के लिए। They do not want to grapple with tracking information of their package. They need real-time update of their package location so that there are no abrupt surprises about delivery time and condition of the package. यानी इन्फॉर्मेशन आती रहे, पैकेट बन गया है, पैकेट डिस्पैच हो गया है, पैकेट यहाँ पहुंच गया है, पैकेट यहाँ पहुंच गया है, आज आपके घर पे इतने बजे पैकेट पहुंचेगा। They like to purchase from e-sellers who offers competitive prices accompanied with free shopping and on time delivery, यानी कि डिलीवरी कॉस्ट प्राइस में जोड़कर दे दो। That is all too much for a developing market like India. The labor cost is relatively low in India, but infrastructure is not adequately sound to guarantee the same level of service at their expected price. भाई लेबर इंडिया के अंदर कम रेट पे मिल जाती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में आगे अपनी कंपनी खोलना चाहती है, क्योंकि कम कॉस्ट लेबर मिलेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Indian market is not similar to US market. There being an immense cultural gap. The income of middle class people is also not remarkably high. Hence, they can spend sparingly on things that are not paramount on their list. Kitchen items, though marked as necessities by the women section of the society, were not real necessities in economic sense. Hence, the firm thought of applying paradigm of target costing to set the prices of their outline product such that they remain competitive before their e-customers. The firm also needs flawless supply chain management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और वहां पर जो जो पॉइंट्स बताए गए थे आपको उन पॉइंट्स को यहाँ से आइडेंटिफाई करके आंसर में लिख देना है। System in environment, but the back office team of the firm had little knowledge about this aspect of e-commerce project and it did not see the light of the day. Now they need you to help them to shape up the SCM look of Dream Homes. बेसिकली वो चाहते हैं कि सारा काम आप बता दो। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो कैसा लगा क्वेश्चन को पढ़ना, इतने लंबा क्वेश्चन को पढ़ना? अब बात करते हैं आंसर की। देखो रिक्वायरमेंट नंबर 2 के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको हिंट दिया आंसर के। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 की।
रिक्वायरमेंट नंबर 1 में बात करना है सुटेबिलिटी ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अच्छा, ट्रेडिशनली क्या होता था, कॉस्ट निकालते थे, प्रॉफिट जोड़ते थे, सेलिंग प्राइस निकालते थे। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच क्या बोलता है, पहले मार्केट में पता करो किस प्राइस पर कस्टमर खरीदेगा, उसमें अपना प्रॉफिट माइनस कर दो और फिर निकालो टारगेट कॉस्ट। और अब कोशिश करो कि इस कॉस्ट के विदिन, इस कॉस्ट के लिमिट के अंदर ही अपने को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इस कॉस्ट के लिमिट के अंदर ही अपने को परचेजिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मार्केट के अंदर अगर आपने हाई प्राइस पर बेचने की कोशिश की तो आपका मार्केट शेयर आपका कॉम्पिटिटर खा जाएगा। तो यहां पर इसी के बारे में बताना है। टूल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग बता दो, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, सिक्स सिग्मा इसके बारे में बता दो, और जिट के बारे में बता दो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जीरो इन्वेंट्री, यानी कि तब ही माल खरीदे जब रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज माल ना खरीदे। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दो ताकि कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, कॉस्ट कम करने के लिए जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लायर के साथ, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लायर हो चाहे वो फिनिश गुड सप्लायर हो, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ताकि वो एक फिक्स रेट के ऊपर माल सप्लाई कर सके। तो ये सारी बातें आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 के आंसर में लिखनी है। आईसी ने आपको आंसर दिया, एक बार उसको रीड कर लेना। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 3 के बारे में। रिक्वायरमेंट नंबर 3 सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में करनी है बात। तो ये रहा आपका रिक्वायरमेंट नंबर 3, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं या क्या क्या कंपनी को करना होगा। सबसे पहला काम तो कंपनी को ई कॉमर्स पे ध्यान देना होगा, स्टोर नहीं खोलने पड़ेंगे, फास्टर डिलीवरी। कस्टमर आज क्या चाहता है कि मैं अभी ऑर्डर दूं और 2 घंटे बाद जो मैंने ऑर्डर किया है वो मुझ तक पहुंचने के लिए अपने स्टोर रूम से, वेयर हाउस से चल पड़े और मुझे इंफॉर्मेशन आती रहे कि अब यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। तो यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, यानी कि अगर कोई आइटम कंपनी के अंदर खत्म होता है तो उसके बारे में वेंडर को, सप्लायर को ऑटोमेटिक पता पड़ जाए और वो अपने आप उतनी रिक्वायरमेंट, उतनी यूनिट्स रिफिल कर दे। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर है डेडिकेटेड सप्लायर। वही लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करो सप्लाई के साथ में, एक रेट तय कर लो और उसके बाद क्या करो, जो भी आइटम्स हैं उन आइटम्स की इंफॉर्मेशन सीधे किसके पास पहुंचे, सप्लायर के पास, और वो क्या कर दे, ऑटो रिफिल कर दे। अगला पॉइंट है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। वही कस्टमर को प्रॉमिस किए गए दिन पर डिलीवरी मिल जाए। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे करनी थी। देखो यहाँ पे मार्केटिंग की बात भी की गई है। मार्केटिंग कैसे करनी है, कम से कम खर्चे के अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल गूगल एड, फेसबुक एड, यूट्यूब एड, ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है। फिजिकल पैम्पलेट छपवाना, बड़े बड़े बैनर लगवाना, वो जमाना अब निकल चुका है। उसके अलावा मल्टीफेकेट रोबोटिक टेक्नोलॉजी विद सम ह्यूमन पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब ये है कि सारा काम ऑटोमेट कर दो, लोगों की रिक्वायरमेंट कम से कम हो, सारा काम सिस्टम ही अपने आप से कर दे, ऐसा कुछ करो। यही सारी बातें आपको इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर लिखनी थी। एक बार इसके आंसर को आप गो थ्रू कर लेना, डिटेल में अपन ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो आज हमने करी है 2 केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 5, केस स्टडी नंबर 6। इस केस स्टडी को पढ़ने से आपको समझ में आ गया एग्जाम के अंदर केस स्टडी के रिक्वायरमेंट को पढ़ते ही आपको बहुत सारे आंसर लिखने के तरीके और किस अप्रोच के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है समझ में आ जाता है। यही बेनिफिट है रिवर्स रीडिंग टेक्निक का। आगे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।